Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss Vision IS monthly compilation of January 2021. For the today's discussion, we are going to cover from the culture section. Okay, culture section से जितने न्यूज़ हैं आप देख सकते हो. देर आर 4 न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द कल्चर सेक्शन. उसके पहले हमारा कुछ जो पार्ट है, ठीक है, पॉलिटी, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक. ओके, साइंस एंड टेक, इस तरीके से काफ़ी सारा जो न्यूज़ है वो हमने कवर कर लिया है. उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हो. ठीक है, और उसके साथ साथ जो फेब्रुआरी, ठीक है, फेब्रुआरी मंथ का इनसाइट का, ठीक है, फेब का इनसाइट का जो कंपाइलेशन है वो भी आ चुका है, तो उसका भी जो है वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी. सो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड विद अस एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. सो द कल्चर सेक्शन से सबसे पहले न्यूज़ है, एंड दिस इज़ न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द केव पेंटिंग. सो वाई इट वॉज इन न्यूज़, तो रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग जो पेंट हुई थी एटलीस्ट 45,500 एगो वॉज फाउंड इन द लाइमस्टोन केव ऑफ अ लेंतेडोंगे, इंडोनेशिया के यहाँ पे. ओके, तो इसके बारे में अगर और देखा जाए डिटेल, तो ये जो केव पेंटिंग है वॉज अनकवर्ड इन अ साउथ सुलावेसी, कंसिस्ट ऑफ अ लाइफ साइज डिपिक्शन ऑफ अ वैरिड पीक एंड प्रीवियसली ओल्ड डेटेड जो रॉक्स आर्ट के सीन्स थे एटलीस्ट 43,900 एगो was a depiction of a hybrid human animal being hunted by the Sulawesi Wati pig and a giraffe bovids. ठीक है, तो ये हो गया इस न्यूज़ का डिटेल. अभी हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से केव पेंटिंग मिलती है एंड व्हाट आर द अदर डिटेल्स. तो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग है विच वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पैलोलिथिक टाइम, एंड यहाँ पे जो मिलने वाली केव पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेड है ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमनिट्स. एंड मोस्ट ऑफ द मीजोलिटिक केव पेंटिंग दिखाई देती है, एंड देर इज़ नो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोअर जो पैलोलिथिक पीरियड था उसके बारे में उतना कुछ डिटेल नहीं है. पर मीज़ोलिथिक एरा के जो केव पेंटिंग थे उसके साथ साथ अपर पैलोलिथिक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स जो थे वो रिपोर्ट हुई थी. ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो. सो हियर इज़ द क्लासिफिकेशन मेंटेन कि कब किस एज पीरियड के टाइम पे कौन सा एज था. तो सबसे पहला जो इनिशियल एज था, ठीक है, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज करते हैं, जहाँ पे 3 पार्ट्स है, दैट इज़ लोअर पैलोलिथिक, मिडल एंड देन इट इज़ अ अपर वन. एंड नेक्स्ट जो ओल्ड स्टोन एज के बाद वाला पीरियड है दैट इज़ अ न्यू स्टोन एज, हम उसको न्योलिथिक बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द फिगर. अब यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी ऑफ अ रॉक पेंटिंग इंडिया में, तो वो 1867 और 68 के टाइम पे हुई थी बाय आर्चिल बोर्ड कैरलीज एट द सोहागीटा इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो यहाँ पे वो मिला था. एंड द केव ऑफ अ भीम बेडका जो केव है वो डिस्कवर हुई थी 1957-58 के टाइम पे. एक इमिनेंट जो आर्कोलॉजिस्ट थे वी एस वदकानकर, इनके थ्रू वो जो है उन्होंने डिस्कवर की थी. सो दिस आर द फ्यू इंफॉर्मेशन कि इंडिया में कब जो है रॉक पेंटिंग या केव पेंटिंग हमें मिली थी. अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए ऑफ प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग, तो यहाँ पे अगर जो भी केव पेंटिंग है, सिंस दे हैव रिपोर्टेड थ्रू इंडिया द डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड अ क्लाइमेटिक जोन, बट जो रिचेस्ट पेंटिंग जो रिपोर्ट हुई है दैट इज़ फ्रॉम द विद्या रेंज जो मध्य प्रदेश में है, एंड देयर कैमोरिन एग्जिस्टेंस इन टू द उत्तर प्रदेश. एंड जो हिली रेंजेस है आर फुल ऑफ अ पियोलिथिक एंड मेजोलिथिक रिमेन्स, एंड जो कलर वहाँ पे जो पेंटिंग्स में मिले हैं हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड
हैज़ बिन रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहे हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे किसी भी टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक. सो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों वहाँ के जो पेंटिंग्स है दे हैज़ बिन रिमेन इंटैक्ट. कुछ टेक्निक्स जो यूज़ की गई है पेंटिंग्स के यहाँ पे, तो सबसे पहला एक टेक्निक है जो प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स में अगर दिखाई दी तो वो है कि जो रॉक्स है, रॉक ऑफ अ मिनरल्स वॉज अ फर्स्ट ग्राउंड इनटू द पाउडर, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं ऑफ अ मिनरल्स उनको पाउडर फॉर्म में उसको पहला बनाया जाता है. एंड दिस में कैन बी यूज बाय मिक्सिंग इट विद द वाटर, ठीक है, वाटर के साथ उसको मिक्स करके थोड़ा थिक एक पेस्ट बनाते हुए, ठीक है, उसको फिर एक जो प्लांट के फाइबर्स के ब्रशेस होते हैं उसको बनाते हुए फिर वो पेंट किया जाता था. एंड जो लेटर हिस्टोरिकल पेंटिंग्स थे मेनली द फेरोसा सेको टेक्निक वॉज यूज, जहाँ पे पिगमेंट मिक्स किया जाता था विद द ऑर्गेनिक ब्लेंडर और अ लाइम इनटू द ड्राई प्लास्टर, ठीक है, ड्राई प्लास्टर में उसको कन्वर्ट किया जाता था. ये जो मेनली टेक्निक है, ठीक है, जो लेटर हिस्टोरिकल पेंटिंग में दिखाई थी वो मेनली अडॉप्ट की गई थी फ्रॉम द इटली. अभी हम देखते हैं कि कुछ की फीचर्स क्या है प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग के. तो प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग जो है वो मेनली डिवाइडेड हुई है इनटू द थ्री मेन कैटेगरीज, जहाँ पे मैन, एनिमल एंड अ जियोमेट्रिक फिगर हमें दिखाई देते हैं. जो ह्यूमन पेंटिंग्स थे वहाँ पे उस टाइम पे वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टिक लाइक फॉर्म, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसे कुछ स्टिक लाइक फॉर्म में ह्यूमन पेंटिंग का जो है दिखाई देता था. एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस अगर देखा जाए कुछ वेव्स फॉर्म हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस तरीके से हमें दिखाई देते थे. और डिपिक्शन ऑफ अ डे टू डे लाइफ, जैसे कि किस तरीके से वो हंटिंग करते थे, वो सारा मेन थीम रहता था पेंटिंग का. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट शेड्स जैसे येलो, वाइट, ऑरेंज, इस तरीके के जो शेड्स से वो यूज़ किया करते थे. एंड मेनली जो पेंटिंग्स थे, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्योमेट्रिक फिगर वगैरह निकाले तो उसको वो उस कलर से वो बाद में उसको पेंट करते थे. एंड there are some superimposition of the painting were also seen at that time. And because of the richness, varied theme from the style are been seen in the prehistorical cave painting. And जो rock painting of a central India अगर देखा जाए, it is synonym of a Indian rock painting, ठीक है. तो rock painting भी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी. एंड इस तरीके से हमारी जो प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग दिखाई दी इंडिया में, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक थी उसके डिफरेंट फीचर्स के वजह से. यहाँ पे और कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. कुछ डिस्टिंक्टिव एंड सिमिलैरिटी दिखाई देती थी इन द केव पेंटिंग इन द डिफरेंट रीजन. जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, ठीक है, तो इंडियन के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो रॉक पेंटिंग मिल रहे थे वहाँ से वो रिसेंबल थोड़ा करता था, सिनोनिम था. एंड कुछ यहाँ पे और एक सिमिलैरिटीज़ सिमिलैरिटीज़ वाला फैक्ट अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर जो है आर नोटेबली डिपिक्शन इन बोथ भीमबेटका केव हो गया या लकुदेरी केव्स, दोनों रीजन में वो दिखाई देता था. साइलेंट फीचर्स अगर देखा जाए अभी हिस्टोरिकल पेंटिंग के, वहाँ पे अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया था वो प्री हिस्टोरिकल के थे. अभी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स अगर देखा जाए उनके बारे में, तो सबसे पहला है कि जो पेंटिंग्स थे हैव अ टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस, ठीक है, मेनली थीम जैसे कि रिलीजियस, माइथोलॉजी, ठीक है, ये सारा वो दिखाई देता था. एंड मोमेंट्स जो होते थे इन द फिगर वेयर वेरी रदामिक, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ फेसेस हो गया, ठीक है, वो सारा एक जो मोमेंट्स होता है एक फिगर एक फेस का या किसी भी एक एनिमल हो या ह्यूमन का, ठीक है, वो एक दिखाई देता था, ठीक है. मोमेंट्स इन द फिगर्स वेयर वेरी रिदमिक एंड वाइब्रेंट एंड ल्यूमिनियस कलर्स वेयर बीन यूज एट दैट टाइम, ठीक है. वेरियस स्किन कलर्स वेयर ऑल्सो यूज, जैसे कि ब्राउनिश, येलोइश और ग्रीनिश टाइप जो शेड्स है, इस तरीके के भी पेंटिंग कलर्स वेयर बीन यूज फॉर द स्किन कलर, ठीक है, स्किन जो है उसको कलर करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज अ ब्राउन थिक डार्क लाइन पर आर यूज एज अ काउंटर, ठीक है, ब्राउन एंड डार्क थिक लाइन एज अ काउंटर करके यूज़ किया जाता था. इस तरीके से कुछ इसेलेंट फीचर्स थे हमारे हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के. अब हम इवोल्यूशन देखते हैं प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग का इन द वेरियस स्टेजेस. सबसे पहला स्टेज है अपर पेलोलिथिक, देन वी विल गो टू द मिजो एंड देन वी विल गो टू द न्योलिथिक. सो सबसे पहला जो अपर पेलोलिथिक के
पेंटिंग्स अगर देखा जाए, सिंपल आइकॉनिक जो है एनिमल्स एंड ह्यूमन के पेंटिंग्स दिखाई देते थे। एनिमल्स जो रहते थे उस टाइम पे वेयर शोन एज अ नेचुरल अंडरलाइन एंड ह्यूमन वेयर ऑल्सो वेयर शोन एज अ डायनामिक इन द एक्शन, ठीक है, जैसे वो हंट कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं इस तरीके से। एंड जो अपर पिलोलिथिक टाइम के जो पेंटिंग्स थे हैव बीन ऑल्सो बीन कैटेगराइज बाय अ परफेक्ट एस शेप ह्यूमन फिगर डिपिक्टिंग कर रहा है कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह। एंड इट इज सीन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम इट वॉज द अपर पार्ट ऑफ द रॉक इन द शेल्टर वॉज मोस्टली पेंटेड, ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द रॉक जो है मोस्टली पेंटेड था ड्यूरिंग द अपर पियोलिथिक टाइम। नेक्स्ट देर इज अ मियोलिथिक टाइम की जब पेंटिंग्स आ गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सप्लोजिव ऑफ अ क्रिएटिव विटी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरस मोटिफिक्स एंड द डिज़ाइन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह जो है बाद में के जो टाइम था उसमें दिखाई दिए। एंड द हंटर्स वेयर ऑल्सो वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट, ठीक है, तो इस टाइम पे जैसे एक स्टिक टाइप एक इंसान बनाते थे, ठीक है, विच वेयर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग विदाउट ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, ठीक है, तो इस यहाँ पे जो थे मिजोलिथिक के टाइम पे जो था एक ऑर्नामेंट या सिंपल क्लोथिंग्स वगैरह जो थे वो दिखाई देती थी उनके पेंटिंग्स में। एंड एनिमल फिगर जो थे आर स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, sorry, human figure were static and abstract were also seen, and man figure were like a stick and woman figure like was a bulky box shape, ठीक है, तो मैन के जो फिगर थे, ठीक है, वो लाइक अ स्टिक एंड वुमेन्स जो थे थोड़े बल्की बॉक्स शेप के बनाते थे। एंड मैथालिक जो स्टोरीज थे, ठीक है, वो भी डिपिक्ट किया जाता था उस टाइम पे। डांस एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ, वो सारा भी उस टाइम पे ड्रॉ किया जाता था, ठीक है। कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए मेसोलिथिक केव पेंटिंग के, तो जैसे भीमपेटका केव हो गया, उसके साथ साथ लखाजोर केव वगैरह जो है जहाँ पे फिशिंग सीन्स, एनिमल जो है हंट में रहते हुए, ठीक है, ये सारा जो है लखाजोर के केव्स में दिखाई देता था। भीमपेटका केव्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैजिकल ट्रीटमेंट ऑन अ इल पर्सन, इस तरीके के जो पेंटिंग्स मिले हैं वो मीजोलिथिक जो केव पेंटिंग का पीरियड था उस टाइम के है। नेक्स्ट नियोलिथिक, नियोलिथिक का अगर टाइम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक और एक स्टाइलिश जो पेंटिंग है वो दिखाई देते हैं। एंड सी साइज इन द जनरल गोज ऑन रिड्यूसिंग, ठीक है, साइज जो है गोज ऑन रिड्यूसिंग थ्रू अ फ्यू बिग फिगर्स वेयर ऑल्सो सीन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पहले जो बिग फिगर्स ड्रॉ करते थे वो अभी थोड़ा सा डिक्राइज होता था, पर ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली बिग फिगर्स वेयर गॉन, बट कुछ बिग फिगर्स भी उस टाइम पे दिखाई देते थे। एंड सिंस हंटिंग आर देयर, hunting scenes are there but hunting as a act of a large group were been absent। कुछ एग्जाम्पल देखे जाए नियोलिथिक पेंटिंग के तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कुपागुली, पिलीहाल, तेलाकोट्टा, ठीक है, दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अ नियोलिथिक केव पेंटिंग। सो इन दिस वे वी कंक्लूड जो इवोल्यूशन होता है प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग का वो हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ फेमस जो केव्स पेंटिंग है इंडिया में, तो कुछ यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो। तो जो हमने लखुधारी केव देखी थी वो अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में है। लेह में भी सापोल केव्स पेंटिंग है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स भी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद जो महाराष्ट्र का रीजन है अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स वेर सीन। कर्नाटका में बादामी केव्स है। तमिलनाडु के रीजन में सीतावंसल पेंटिंग। एंड नेक्स्ट इज़ द रीजन ऑफ अ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रीजन में अगर देखा जाए तो गोलमारो केव पेंटिंग वेयर सीन। सो दिस आर द मेन जो केव पेंटिंग या फेमस केव पेंटिंग जो इंडिया में है वो इस फिगर में आपको दी गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे उनके कुछ की फीचर्स भी देखा जाए तो जो अजंता केव पेंटिंग है, ठीक है, इट इज़ ओनली सर्वाइवल एग्जाम्पल है जो 1st सेंचुरी BC का है, ठीक है। एंड कुछ जो अजंता पेंटिंग का मेनली सब्जेक्ट मैटर जो है वहाँ पे तो वो बुद्धिस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्सक्लूसिव बुद्धिस्ट जो है पेंटिंग से मिलती है वहाँ पे। एंड एक्सेप्ट फॉर डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सीलिंग एज वेल एज अ पिलर्स उस टाइम पे दिखाई देती थी। एंड जो अजंता केव्स है, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्री एट अजंता वो डेट हुई थी फ्रॉम 2nd and 1st सेंचुरी BCE। एंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैट इज 5th to 6th सेंचुरी AD मेनी मोर डेकोरेटिव केव्स जो है उस टाइम पे दिखाई दिए। भागा केव्स अगर देखा जाए इट इज़ लोकेटेड एट फार ऑफ अ भगानी रिवर
एंड दिस केव कंटेन करती है जो कुछ बुद्धिस्ट के जो पेंटिंग्स है जो डेटेड हुई थी 5th to 7th सेंचुरी में, उस केव्स में मिलते हैं। नेक्स्ट बादामी केव्स, ठीक है, बादामी केव्स जैसे मैंने बताया था आपको, इट इज़ फ्रॉम द कर्नाटका रीजन। तो बादामी वॉज अ कैपिटल ऑफ अर्लियन चालुक्य डायनेस्टी एंड वहाँ पे जो केव्स मिले हैं मेनली वहाँ पे डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड शिवा एंड हैव अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल जो पेंटिंग्स है बिलोंगिंग टू द एरा ऑफ 6th century AD वहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग। यस, यहाँ पे और 3 पेंटिंग्स भी दी है, दैट इज सिंतावसल, ठीक है, एक रॉक कट जैन टेम्पल है ऑफ अ पद्मनाम एरा नियर पुदुकोटी, एंड उसके साथ साथ एलोरा जो केव्स है, ठीक है, अनइरप्टेड सीक्वेंस ऑफ अ मॉन्यूमेंट जो डेट हुए थे फ्रॉम AD 600 to 1000, उस टाइम पे मेजरली हिंदू बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल जो है, ठीक है, उनके जो मेनली फीचर्स है उसके एलोरा के केव्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एलिफेंटा केव्स, ठीक है, ये जो केव्स है मिड 5th to 6th AD के टाइम पे थी एंड मेनली बुद्धिस्ट और हिंदू के जो मेन फीचर्स वाले जो पेंटिंग्स है उस केव में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द first news that we conclude. Moving to the next news. So the next news is नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 23rd जनवरी उन्होंने इंडिया ने सेलिब्रेट किया 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज अ परिक्रमा दिवस। एंड अगर सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो हीज वर्क वॉज अंडर द पॉलिटिकल लीडर चित्तरंजन दास इन अर्ली 1920s टाइम। 1921 के टाइम पे बोस जो है उन्होंने एडिट किया एक न्यूज़पेपर फॉरवर्ड करके एंड लेटर स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर स्वराज एंड ही वाज आल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं ऑफिसर ऑफ अ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द दास एंड ड्यूरिंग हिज यूथ पीरियड, ठीक है, हिज रोल ड्यूरिंग हिज सॉरी यूथ पीरियड नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। तो उनका जो मेजर रोल है एज यूथ लीडर करके भी काफ़ी ज़्यादा रहा है इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे एंड ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर ऑफ अ यंगर रेडिकल विंग्स ऑफ एन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज अरेस्टेड काउंटलेस टाइम, ठीक है, काफ़ी बार उनको अरेस्ट किया गया एंड डिपॉजिट उनको एक बार डिपोर्ट भी कर दिया गया था टू द बुर्मा म्यांमार इन 1925 एंड ही वाज सस्पेक्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद अ सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड ही ऑथर्ड द बुक इंडियन स्ट्रगल करके उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनका काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट के जो है पोस्ट में भी रहा है एंड ही टुक अप द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन अ हरिपुरा सेशन जो 1938 में हुआ था गुजरात में, उस टाइम पे वो इलेक्ट हुए थे एंड उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्रेहेंसिव स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर द स्टेट ओनरशिप एंड स्टेट कंट्रोल उसको भी उस टाइम पे एम्फसाइज किया था। नेशनल जो प्लानिंग कमेटी है उसका भी सेटअप उन्होंने किया एंड 1939 एट त्रिपुरा सेशन ही वाज आल्सो वंस अगेन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट डिफीटिंग अ Patabi Shiramia and he was supported by the Gandhiji at that time. Thus he formed ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक एक फैक्शन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसका भी फॉर्मेशन किया था। हिज एक्सेल फ्रॉम इंडिया, तो अलार्म बाय द नेताजी रेडिकल एक्टिविटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दे हैव पुट अंडर द हाउस अरेस्ट एंड नेताजी बिलीव दैट इंडिया जो है कुड नॉट बी लिबरेट अनलेस एक मिलिट्री कैंपेन जो है वो लॉन्च नहीं होती आउटसाइड इंडिया and he knew also that facilities जो है could be obtained from such a camping only from the British enemy and thus with this basic idea 1942 में he made well in except from India and proceed first to the Germany and then to the Japan। बाद में क्या हुआ उनका एक मेजर रोल जो है मिलिट्री एक्टिविटीज़ के टाइम पे रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब देखिए जैसे मैंने बोला कि 1942 में दे एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिया एंड फर्स्ट उन्होंने जर्मनी में गए एंड देन दे वेंट टू जापान। तो आफ्टर रीचिंग टू द जर्मनी 1942 उन्होंने आज़ाद हिंदू रेडियो का इस्टेब्लिशमेंट किया, एक फ्री इंडियन सेंटर एंड उन्होंने बाद में 1943 में दे अराइव्ड एट सिंगापुर एंड उन्होंने एक दे हैव टुक द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज एंड फर्दर
इन सिंगापुर उन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट इन एक्सिल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया 1943 में। एज अ हेड ऑफ अ स्टेट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया एक वॉर ऑन अ ब्रिटेन फ्रॉम द लिबरेशन ऑन ऑफ अ इंडिया। एंड लेटर उन्होंने चलो दिल्ली का भी जो एक नारा है उसको भी स्टार्ट किया। एंड इन दिस वे उनका एक जो काफ़ी मेजर रोल है वो रहा है। एंड उसके साथ साथ दो तीन पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं। नेताजी ने रीनेम अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो नेताजी रीनेम अंडमान निकोबार आइलैंड एज अ शाहिद एंड स्वराज। एंड 2018 में रोस आइलैंड जो है नील आइलैंड एंड हैवॉक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार का रीजन, ठीक है, तो उसको रीनेम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप करके, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप करके। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू जो पॉइंट जो रिसेंटली हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं एक मेजर रोल जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्ले किया है इन हिज लाइफ जर्नी। कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने जो है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं ऑफ कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सो दस वी कैन कंक्लूड दैट ही क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1920 एंड हाउएवर he resigned it later along with the चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने काफ़ी बार प्रेसिडेंसी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का रहा है। एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द भगवद गीता एंड द टीचिंग ऑफ अ स्वामी विवेकानंद एंड श्री अबिरुंदो घोष। सो दिस आर द फ्यू अनदर पॉइंट रिलेटेड टू द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉट हाउ आइडियोलॉजी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफ़र करती है गांधी जी और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके आइडियोलॉजी से। नेताजी डिस्पाइट हिज डिपार्चर फ्रॉम द कांग्रेस सॉ हिज एफर्ट एंड आयरनी एज कॉम्प्लीमेंटिंग द मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल जो गांधी जी, नेताजी एंड कांग्रेस लीड कर रहा था इंडिया में। एंड दिस वाज बिकॉज आइडियोलॉजिकली ही शेयर मोर सिमिलर वैल्यू विद दिस लीडर, बट देयर वेर फ्यू डिफरेंसेस। कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं आपको एक बार नेताजी की जो आइडियोलॉजी सोशलिज्म पे क्या थी वो एक बार आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो नेताजी जो थे ही वॉज अ सोशलिस्ट एंड प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट इज इन रिस्पेक्टिव इम्फसाइज करते हैं इंटरनेशनलिज्म एंड जो कम्युनिस्ट जो है मोस्टली दे इम्फसाइज ऑन इंटरनेशनलिज्म एंड सोशलिस्ट जो है दे मेनली इम्फसाइज ऑन अ नेशनलिज्म। एंड नेताजी जो थे दे वॉन्ट टू प्रमोट अ कलेक्टिव affiliation of a worker and a peasant organization. He want a liberal people from all the form of a bondage. So this is the ideology of a socialism of a नेताजी। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जो गांधी जी, नेहरू एंड की जो आइडियोलॉजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से किस तरीके से डिफर करती है और क्या सिमिलैरिटी थी। तो सिमिलैरिटी सबसे पहले देखा जाए तो वो जो तीनों थे दे वेयर डेडिकेटेड टू द नेशनल कॉज। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है नेशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ उस टाइम पे जो कंडीशंस थी डिफरेंट रीजन में, तो उसमें जो ब्रिटिश का मेजर रोल था तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में थी। एंड देयर मेन विजन वॉज टू फ्री इंडिया नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रिटिश बट ऑल्सो जो सोशल इवल्स जैसे चल रहे हैं, कास्ट अनटचेबिलिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, उससे भी इंडिया को जो है फ्री करने का उनका मेन एक एम रहा है। एंड लिबरल एंड बिहेवियरल इन द वुमेन इक्वालिटी। ठीक है, तीनों जो थे वो दे वर सपोर्टिंग टू द वुमेन इक्वालिटी। एंड नेताजी जो है थे दे stood his ground against the conservative Japanese general and conceived them to let him build all India women unit and a Rani of a Jhansi regiment। शेयर करते तीनों जो पर्सन्स थे, ठीक है, दे यूज टू शेयर द विजन ऑफ अ यूनिटी। ठीक है, एक विजन जो थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको भी वो तीनों शेयर करते थे। एंड इन दिस वे ये हो गया उनके सिमिलैरिटीज। अभी डिफरेंसेस किस तरीके से है तो सामवेद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ नेताजी। ठीक है, तो जो नेताजी थे दे वांट अ जस्टिस, इक्वलिटी, लव विच आर द बेसिक ऑफ अ सोशलिज्म एंड टू बी कंबाइंड विद द इफिशियंसी एंड द डिसिप्लिन ऑफ अ फेसिज्म। बट
गांधी जी जो थे वे आर नॉट दैट सपोर्टिव टू द फेसिज्म, एंड फेसिज्म इज मेनली कॉमनली एसोसिएट होता है विद द जर्मन नाजिम एंड जो इटालियन रेजिम थे that become more powerful after the World War First. And fascism mainly promote करता है the idea of a forcible monolithic एक regime nation under the control of a ऑटोक्रेटिव रूल। ठीक है, तो उसके जो जो थे नेताजी, सॉरी नेहरू जी और गांधी जी थोड़े अगेंस्ट में थे। एंड नेताजी बिलीव करते थे दैट नॉन वायलेंस जो है कुल शुड बी द आइडियोलॉजी बट नॉट टू बी क्रिएट। ठीक है, तो गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस के पूरे ठीक है वायलेंस के पूरे अगेंस्ट थे, दे वांट नॉन वायलेंस, दे वॉन्ट नॉन वायलेंस। पर नेताजी जो बिलीव करती थी इवन दो नॉन वायलेंस इज गुड बट कंप्लीटली जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हम विदाउट वायलेंस अचीव नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना था। एंड नेक्स्ट नेताजी वॉन्ट द कंट्री टू ग्रो थ्रू द इंडस्ट्रियलिज्म एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिज्म फेवर। एंड नेहरू जी जो थे शेयर करते थे सेम आइडियोलॉजी विद द नेताजी इन दिस फ्रंट। हिज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो था नेताजी का वॉज अनडाइल्यूटेड इंडिपेंडेंस, एंड गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कुछ एक स्टैटिक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो नेताजी थे उन्होंने इन अ रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम रंगून इन 1947 उन्होंने उस टाइम पे महात्मा गांधी जी को एज अ फादर ऑफ अवर नेशन टर्म किया था। एंड यहाँ पे बोस की जो लाइफ है उनका पीरियड में उन्होंने क्या क्या किया था वो एक फिगर के थ्रू दिया गया है। तो उन्होंने 1920 के टाइम पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। 1921 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्वराज करके स्टार्ट किया था। 1925 दे वर डिपोर्टेड टू द बर्मा दैट इज़ टुडेज डे म्यांमार। 1920s के टाइम पे ऑथराइज द इंडियन स्ट्रगल। 1929 वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IMUTC। एंड 1938 president of a हरिपुर सेशन। 1939 elected as a president at a त्रिपुरा सेशन बट लेटर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया था एंड उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। 1942 में दे एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिया एंड फिर वो फॉरेन जाते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो एंड एक फ्री इंडियन सेंट्रल इन जर्मनी उसको फॉर्म किया था। एंड 1943 में दे टुक अ चार्ज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर एंड उन्होंने फॉर्म की थी एक इंडियन गवर्नमेंट इन एक्सिल। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की लाइफ का एक जो पूरा सीन जो है हमने इस फिगर में कवर कर लिया। प्रबुद्ध भारत जनरल के बारे में, तो प्रबुद्ध भारत जनरल जो है सेलिब्रेट इट्स 125th एनिवर्सरी। प्रबुद्ध भारत क्या होता है, दैट इज़ अवेक्ट इंडिया, एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो है जनरल है ऑफ रामकृष्ण मिशन। प्रबुद्ध भारत 1986 में फाउंड हुआ था बाय P. अय्यासामी, B.R. रामय अय्यर एंड G.G. नारायण नरसिम्हाचार्य एंड B.V. कमेश्वर अय्यर इन मद्रास। ठीक है, एंड एक लॉन्ग रनिंग मंथली इंग्लिश मैगजीन है कंट्री की। डिफरेंट आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं ऑन द सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स रिलेटेड। लुमिनरीज जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, सर अभिरंदो एंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दे ऑल्सो रोट इन दिस जनरल। एंड अदर पब्लिकेशन देखा जाए रामकृष्ण मिशन की तो 1899 में उबोधन बंगाली एक मंथली जो है स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट की थी। 1914 में वेदांता केसरी एक स्पिरिचुअल और एक कल्चरल मैगजीन इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था। एंड सर रामकृष्ण विजयम एक तमिल मंथली मैगजीन का भी उन्होंने स्टार्ट किया था 1921 में। यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन आया है उसके बारे में देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो है वॉज फाउंड अंडर द कलकत्ता, ठीक है, बाय विवेकानंद 1897 में। 1890
7 में उन्होंने फॉर्म किया था। 2 मेजर उनके पर्पस थे। सबसे पहला था कि वो स्प्रेड कर पाए द टीचिंग ऑफ अ वेदांता एज एम्बॉडीज इन द लाइफ ऑफ अ हिंदू संत रामकृष्ण एंड टू एम्पावर द सोशल कंडीशन ऑफ अ इंडियन पीपल। एक फिलंथ्रॉपिक एंड वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी। मिशन मोटो जो है, इस मिशन का जो मोटो जो है इज फॉर वन ओन सेलिब्रेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इज बेस्ड ऑन अ 3 कोर आइडियोलॉजी, वर्क एज अ वर्कशिप, पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल एंड हार्मोनी ऑफ द रिलीजन। ठीक है, तो ये हो गया राधा कृष्ण मिशन, जिसके अंडर में अभी ये जो हम इंग्लिश लैंग्वेज का मंथली जनरल जो रन होता है दैट इज अवेक इंडिया, जिसको हम प्रबुद्ध भारत भी बोलते हैं। इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनियस स्पोर्ट इन अ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो जो रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने इंक्लूजन किया है, ठीक है, उन्होंने इंक्लूड किया है 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को इन अ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। चारों स्पोर्ट कौन से हैं दैट इज गत्ता, कलिया पयातू, तांगता, मलखम अलॉन्ग विद द योगासन। इसके बारे में न्यूज़ अगर देखा जाए तो अभी ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिवैप जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोर्ट खेलो इंडिया, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2017 में। खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है टू रिव्यू द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट अ ग्रास रूट लेवल, एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क का जो है फॉर्मेशन किया जाए फॉर ऑल द स्पोर्ट जो कंट्री में प्ले होते हैं। यहाँ पे जो 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है उसकी डिटेल देखी जाए जिसको ऐड किया गया है। तो सबसे पहला है कलारी पयातू, ठीक है, एक मार्शल आर्ट है ऑफ केरला की। कुछ डिफरेंट टेक्निक्स जो है जैसे कि फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज, फाइट यूजिंग स्टिक, फाइट यूजिंग स्क्वाड, ब्रांड हैंड एक्सरसाइज वो इसमें यूज़ की जाती है। एंड कुछ फोकस जो एरिया अगर देखा जाए, स्पेशलाइजेशन फीचर्स देखी जाए तो इन दिस स्पोर्ट इज़ दैट इट इज़ इंडिजीनियस मेडिकल प्रैक्टिस है। कलारी ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ अ मेडिसिन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस करिकुलम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट इन अ केरला। नेक्स्ट इज़ अ मलखम। मलखम जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है इन विच जिमनास्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एरियल योगा एंड रेस्लिंग ऑन हैंडिंग वुडन पोल और वुडन कैन और हैंगिंग रोप, ठीक है, उसमें परफॉर्म किया जाता है। एंड वेरियस टाइप ऑफ अ मलखम जैसे कि मलखम ऑन अ कैन, मलखम पोल मलखम, हैंगिंग मलखम, रोप मलखम, ठीक है, वो सब कुछ परफॉर्म किया जाता है। मेनली स्पोर्ट मध्य प्रदेश में है। एंड ओरिजिन ऑफ अ मलखम अगर देखा जाए तो वो 12th सेंचुरी के टाइम पे हुआ था एंड डूरिंग द चालुक्य पीरियड। नेक्स्ट इज अ गतका, ठीक है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ अ फाइटिंग है तो वुडन स्टिक जो ओरिजिनेट हुई ही पंजाब में 15th सेंचुरी में। एक स्टिक फाइटिंग है बिटवीन 2 और मोर प्रैक्टिशनर विद अ वुडन स्टिक जिसको वो सोती करके बुलाते हैं। नेक्स्ट इज अ तैंगटा, ठीक है, तो ये एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है अलॉन्ग विद द आर्ट ऑफ अ स्क्वाड और स्पीयर भी बोला जाता है उसको। एक डेडिकेटेड फाइटिंग स्किल एंड वर्कशिप है, इंटीग्रेट करती है काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल वेपन्स जैसे कि स्क्वाड हो गया, स्पीयर, ड्रैगर्स एक्सेट्रा, एंड विद द इंटरनल प्रैक्टिस ऑफ अ फिजिकल कंट्रोल जो इन्वॉल्व करता है ब्रीथिंग, मेडिटेशन मेथड्स एंड रिचुअल्स को, ठीक है। तो ये हो गया मणिपुरी मार्शल आर्ट के बारे में। इन दिस वे हमारा जो न्यूज़ था रिगार्डिंग द कल्चर सेक्शन वो कंप्लीट हो गया है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।